आज नहीं आजिज साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आजिज साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, आज काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क्स थे वो फरमाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस की मेरिट्स पर नहीं जा सकती, अदालत सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। आजिज साहब, आपकी नज़र में काजी फाइज ईसा साहब इस केस के अंदर कोई प्रेसिडेंट सेट करने वाले हैं, कोई बेंचमार्क सेट करने वाले हैं? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ देने वाले हैं? क्या वो दे पाएंगे सर, इन योर ओपिनियन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मैं अब काजी साहब के जहन की और अंदर की बात पर तो तबसरा नहीं कर सकता, मगर उनके एक इक़दाम को जरूर मेरी पूरी पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम कारकुनान और जमहूरियत पसंद अवाम ने खुशाइंदा करार दिया था कि उन्होंने भुट्टो रेफरेंस जो पेंडिंग केस था हमारा, उनको उन्होंने सुना। और ये तारीख एक लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उस बेंच में मौजूद अगर जज साहबा ने ये एडमिट किया कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि किसी शख्स के हवाले से उन्होंने एक फांसी का ऐलान कर दिया, वो शख्स दुनिया में नहीं रहा, मगर उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है तारीख का, कम से कम उसमें इंसाफ होना चाहिए। भुट्टो साहब वापस फिजिकली तो नहीं आ सकते, मगर तारीख में भुट्टो साहब वैसे ही जिंदा है अवाम की दिलों में, और आज भी पूरे पाकिस्तान में 2024 की इलेक्शन वो घड़ी खुदा बख्श भुट्टो ही जीता है। तो मेरे ख्याल में काजी साहब को एक तारीख लिखनी चाहिए। उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा या नहीं होगा मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता, मगर इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और वो इंसाफ इसलिए भी मिलेगा कि हमने कोर्ट किया हुआ है इस रेफरेंस में, तो साबिक बेंच मेंबर जो है उन्होंने ये बात नसीर हसन शाह साहब ने कही कि हमारे ऊपर प्रेशर था। तो मेरे ख्याल में हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगे हुए दाग को काजी साहब धोने की पूरी कोशिश भी करेंगे और इंशाल्लाह धोएंगे। एडवोकेट अहमद ओवैस साहब, आपकी ओपिनियन इस पूरे केस के ऊपर क्या है? आज काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा, अगर अदालत गलती करे तो इस्लाम क्या कहता है, हमें समत ठीक करनी चाहिए, अपनी डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए। आपके ओपिनियन में सर क्या कोई बेंचमार्क सेट होगा अहमद साहब? देखिए, ये मेरे ख्याल में काजी साहब जो इस वक्त लाइव इशू है, उस वक्त तो वहां तो उनकी नजर नहीं जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब का जो केस था वो कानून और आइन के मुताबिक वो ना ट्रायल सही हुआ, ना उनको सजा सही मिली गई, इसमें कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि उस केस को उसका जो उनका जो रिपोर्टेड जजमेंट है उसको किसी भी केस के अंदर एज ए प्रेसिडेंट पेश नहीं किया जाता। ये बात दुरुस्त अपनी जगह, लेकिन आज इस मौके के ऊपर जहां इतने बड़े बर्निंग इश्यूज हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नजर नहीं आती, सुबह शाम हो रही है। उन्हें ये नजर नहीं आता है कि अदालत जो है रात 11 बजे किसके हुक्म से बैठी हुई है और कहती है कि जी मेरी मजबूरी है, जहां हमें अभी शादी चाहते हैं आज ही करवानी है रात को। उनको ये नजर नहीं आता है कि वो खवातीन के साथ जेलों में जाके जो गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक जिसकी सारी डिटेल आ चुकी हुई है मीडिया के पास, वो कैसे होती है। जज कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड बट नॉट द जज। काजी साहब को ये भी तो इंतहाई जरूरी है उनके लिए, इन बातों का ख्याल रखना भी तो उतना ही अहम है, इतना ही जरूरी है। तो वो बातें नजर आनी, ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ जहां तक इस केस का ताल्लुक है। लेकिन केस को अहमियत देना और इन जो इस वक्त जो इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, जो आइन की वॉयलेशन हो रही हैं, हर वक्त हो रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को जब आप इग्नोर करते हैं या उसकी वॉयलेशन करते हैं या उसकी ओपन इंफ्रिंजमेंट होती है और उसका नोटिस नहीं लेती अदालत, इसका मतलब है कि वो अपने ओथ की पासदारी नहीं कर रही अदालत। क्योंकि अदालत जो है वो चाहे चीफ जस्टिस है या जज सुपीरियर कोर्ट का, वो अपने ओथ में कहता है कि आई विल प्रिजर्व, आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब तक वो फंडामेंटल राइट्स को फराहम नहीं करता और लोगों के वॉयलेशन फंडामेंटल राइट्स की जो हो रही है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता और उनको दिलवाता नहीं है फंडामेंटल राइट्स, तो वो अपने ओथ को वायलेशन कर रहा है। काजी साहब अपने ओथ को वायलेशन कर रहे हैं, वो उनको वो नजर आना चाहिए ज्यादा, वो क्यों नजर नहीं आती उनको? राइट सर, सारी अदालतें कर रही हैं इस वक्त, और वो पकड़े कि किसकी अदालत हुक्म से ही जज जो है इसी रात को अदालतें लगाते हैं और कहते हैं जी और गैर कानूनी तरीके से। तो सर आप यही कह रहे हैं ना अहमद साहब की अदालतें भी आजाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कोई शक नहीं है।
मैं इसको चैलेंज करता हूँ और मैं पेश होने को तैयार हूँ अगर ये और मुझे किसने कोई कैद किया है सर अदालतों को? हाँ जी, किसने कैद व पाबंद का शिकार किया है अदालतों को सर? किसने किया ये तो ये कोई कहने की बात है? मैं नहीं कह सकता सर, मुझे मालूम भी नहीं, आप बता दें सर। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो पाकिस्तान जो हुकूमत जो बनाते हैं और तमाम बाकी जितने एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट को ये हक हासिल नहीं है कि वह हुकूमत को डायरेक्ट करे और हुकूमत बनाने में उसका कोई हाथ हो। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो हुकूमत से भी एक स्टेप आगे है, वो आइन से भी बालातर है। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं करेंगे कभी किसी नौयत का ना पीस पाकिस्तान में आ सकता है, ना कोई तब्दीली फॉर बेटरमेंट आ सकती है, और इंस्टेबिलिटी जो है वो प्रिवेल। बढ़ती चली जाएगी। यकीनन यकीनन यकीनन। आजिज साहब, आज मुराद अली शाह साहब ने जो सर फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की, उन्होंने इसमें कहा कि वो किसान कार्ड भी दे चुके हैं, मजदूर कार्ड भी दे चुके हैं। सर फिर बहुत सारे लोग ये कहने लगे आजिज साहब कि पीपल्स पार्टी ने जिस रफ्तार से अपने मंशूर पे काम किया है, शायद तारीख में दुनिया में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं होगी जिसने इस रफ्तार से पहले दिन के ऊपर इतनी चीजें डिलीवर कर दी। सर ये तो बड़ी अचीवमेंट्स है, आप अग्री करेंगे सर? जी देखें, पीपल्स पार्टी की जो अचीवमेंट है ना, तो इस बार आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के वोटों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, और पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत के तौर पर मौजूद है। बलूचिस्तान, केपी, पंजाब और सिंध में मौजूद है, और सिंध में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चौथी बार पीपल्स पार्टी पे अवाम ने एतमाद किया है। तो जाहिर है हमने यूथ कार्ड का भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस कौम से, इस मुल्क की यूथ से प्रॉमिस किया है। टेक्निकल एजुकेशन जो ऑलरेडी सूबे में बेनजीर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर चल रही है, उसको मजीद एक्सटेंशन देने की बात है। तो ये बातें हैं जिसकी वजह से लोग एतमाद करते हैं, और पंजाब में भी इंप्रूव किया है पीपल्स पार्टी में, बलूचिस्तान में किया है, केपी के अंदर हमारी सीटें हैं, और आने वाले दौर के अंदर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वफाक की एक मजबूत और बड़ी जमात के तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल। सर आजिज साहब, जो बात अभी अहमद अवैस साहब से मैं कर रहा था सर, क्या अदालतें आजाद हैं? आप कैसे समझते हैं आजिज साहब? मैंने अवैस साहब की बात नहीं सुनी क्योंकि उनकी वाइस मेरे, तो अहमद अवैस साहब का ये ओपिनियन था आजिज साहब की अदालतें आजाद नहीं हैं। अहमद अवैस साहब किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? अहमद अवैस साहब सीनियर कानूनदान भी हैं सर, पीटीआई से भी हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि आवाज ना होने की बिल्कुल मैं वजह समझ से- रहा हूँ, ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इनके ओपिनियन में सर अदालतें आजाद नहीं हैं। जो सबसे ताकतवर हैं वो अदालत को कंट्रोल करते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं वही अदालतों को कंट्रोल करते हैं, और इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो एक माजी का केस है, उसे उठाया जा रहा है। हाल के अंदर मौजूदा में बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको उठाना पहले जरूरी था। मेरे ख्याल में भुट्टो रेफरेंस को उठाना एक तारीख की रिक्वायरमेंट है, किसी न किसी दौर के अंदर ये उठानी थी, और बड़ा लेट हुआ है। अगर ये ओपिनियन है कि अभी नहीं, तो फिर कब? बहुत लेट हो चुकी है, इसलिए ये रेफरेंस सुनना मेरे ख्याल में एक तारीखी तकाज़ाएं हैं हमारी। जहां तक अदालत के आजाद होने का मामला है, तो इसी अदालतों में आप देख रहे हैं रिसेंटली बड़ी जमानतें भी हो रही हैं। तो वो अगर जमानतें हो रही हैं, तो अगर अदालतें कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में कोई शाइंदा बात है। फंडामेंटल राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना अदालतों की जिम्मेदारी है, मगर अदालतों के, अब जैसे बंदियाल साहब की अदालत का या साकिब निसार साहब की अदालत की हम मिसाल लेंगे, तो उसमें इस तरह की चीजें हमें भी अपील होती हैं कि वो प्रेशर में आके किस तरह फैसले होते हैं, जिससे मेरे ख्याल में कौम के एतमाद का फिर फुकदान पैदा हो जाता है। राइट। अहमद अवैस साहब, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, जहां बहुत सारी सियासी जमातें ट्रेजरी बेंच से बैठना चाहती थी, आज ज्यादातर अपोजिशन में बैठना चाहती हैं। वजह यही बताई जाती है, मुआशी चैलेंजेस, मुश्किल फैसले करने हैं, रियासत की खातिर सियासत कुर्बान करनी है मुल्क के वसीतर मफाद में। सवाल यह है, आप कैसा मुआशी मुस्तकबिल देख रहे हैं कि जबकि हमें IMF से अब 6 से 8 अरब डॉलर्स का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के प्रोग्राम में जाना है, और उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, और अगर वो नहीं मिला तो मुश्किलात ही मुश्किलात। और 271 अरब डॉलर्स के सर हमारे मजमूई कर्जे हो चुके हैं, 271 बिलियन डॉलर सर। देखिए, बात यह है कि माशी मुश्किलात जो हैं और जो हालत पाकिस्तान की है, वो तो बहुत ही इस वक्त खतरनाक
खराब हो चुकी है और उसमें अभी सुधरने का कोई मुझे ऐसा टर्निंग पॉइंट भी नजर नहीं आता। उसकी रीजन ये है सबसे बड़ी कि